हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईटी कानपुर। हमने क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अमीन्स ये लेक्चर नंबर हमारा 3rd है। ठीक है, क्या क्या हम देख चुके हैं? तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं और नोमेनक्लेचर और उनके स्ट्रक्चर, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो भी देख चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम शुरू करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे बेसिसिटी। हम पढ़ रहे थे। ठीक है, बेसिसिटी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर अमीन लोगे, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। दिस लोन पेयर इज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का क्या मतलब है कि H+ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो कहीं भी अगर मान लो कि अगर आप इसे हाइड्रोलिसिस करो, H2O डालो, तो ये H2O से तुरंत H+ लेके RNH3 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव कुछ इस तरीके से बनाता है। ये जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो मैं अगले में आपको दिखा रहा हूँ। RNH2 जब H2O से रिएक्ट करता है तो ये आपका बनाता है RNH3 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, कुछ ऐसा बनाता है। इसमें जब अब अगर आपने फर्स्ट जो बुक है उसका, अगर आपने 4th चैप्टर जो मुझे याद है फर्स्ट बुक का, वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताया जाता है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखना बताया जाता है। तो जो के वैल्यू होता है, रेट कांस्टेंट, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट के, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये शायद आप ना पढ़े हो 4th चैप्टर, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ये टी नहीं होगा, सॉरी, CEL, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें जब हम लिखने जाएंगे तो क्या होगा? K इज इक्वल टू, K रेट कांस्टेंट है, ये याद रखना है। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पे पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये जो साइन है ना, ये जो बड़े ब्रैकेट का, वो होता है हमारा कंसंट्रेशन का साइन। ये याद रखना आप। अभी जब आप पढ़ने लगोगे तो फैमिलियर हो जाओगे। ये जो साइन होता है, ये होता है साइन ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का साइन है। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दो हैं तो हम मल्टीप्लाई में करके लिखते हैं, फर्स्ट का कंसंट्रेशन इनटू सेकेंड का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट है, अपॉन रिएक्टेंट, तो अपॉन RNH2 का कंसंट्रेशन इनटू H2O का कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देखा आपने। अब हम H2O को इस तरफ भेज रहे हैं। हमारा क्या था? K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 जो अमीन लिया था
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब मैं इस पूरे को इधर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RnH3 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन RnH2। ये हो गया, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, तो ये वाला जो पार्ट है ना, रेट कांस्टेंट इनटू H2O का कंसंट्रेशन, H2 एक्सेस में होता है, तो इसी को हम बोलते हैं Kb। क्या बोलते हैं? Kb, रेट कांस्टेंट ऑफ, जब हम बेसिक डाइल्यूशन कर रहे होते हैं। ये क्या हो जाएगा? RnH3 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन RnH2। ये आपका पूरा है Kb पता करने का। Kb हम क्यों पता कर रहे हैं? तो जो बेसिसिटी होता है ना, उसको इसी से फाइंड किया जाता है कि कोई कितना बेसिक है। जिसका Kb वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो याद रखना है, जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू, Kb, ठीक है। और यहीं से एक Pkb वैल्यू भी निकाला जाता है, जहां Pkb होता है आपका, Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ Kb में अब जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो यहां पे जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb वैल्यू। अगर आपको याद हो तो जब हम अल्कोहल पढ़ रहे थे या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम pKa और Ka का बात कर रहे थे। तो वहाँ हमने बोला था कि जो जिसका K वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका एसिडिटी उतना ज़्यादा होगा। वैसे ही जिसका यहाँ पे Kb वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका बेसिसिटी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम Pka एंड Pkb की बात करते हैं, तो ये कम होना चाहिए, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ एसिडिटी होगा तो यहाँ Pka होगा, यानी Pka वैल्यू जितना कम होगा वो उतना अच्छा एसिडिक होगा। वैसे ही Pkb वैल्यू जितना कम होगा वो उतना अच्छा बेस होगा, ठीक। तो याद रखना है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ना डायरेक्ट Pka और Pkb वैल्यू देके और आपसे बेसिसिटी कंपेयर करा ली जाती है, ठीक है। तो इसे नोट करना है। अब मान लो कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे अगर Pkb वैल्यू नहीं दी जाती, तो आपको जस्ट कंपैरिजन करना होता है कि कौन सा अच्छा बेस है, कौन सा उससे कम बेस है, बेसिक नेचर का है। तो देखो कंपेयर कैसे करते हैं। जो अमोनिया होता है NH3, एक बार वैसे भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद बेसिसिटी कैसे कंपेयर करते हैं बताया था, आज मैं फिर से उसे डिटेल में बता रहा हूँ। इसका जो Pk वैल्यू होता है, सॉरी Pkb वैल्यू, वो 4.75 होता है, 4.75। मैं एग्जैक्ट डेटा देख लूँ, हाँ 4.75 ही होता है, ठीक। तो जो भी अल्काइल अमीन होते हैं ना, इससे ज़्यादा बेसिक होते हैं, सॉरी अल्काइल अमीन। और जो भी अराइल अमीन होते हैं या एनिलीन होते हैं, अराइल अमीन, वो कम होते हैं बेसिक। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे एनिलीन की बात कर रहे हैं, एनिलीन। और ये किसका ऑर्डर है? तो ये ऑर्डर है आपका बेसिक नेचर का। किस चीज का है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। हमेशा जो अल्काइल अमीन होगा वो अमोनिया से ज्यादा होगा, और जो अराइल अमीन होंगे लाइक एनिलीन, वो हमेशा NH3 अमोनिया से कम होंगे। कैसे? तो देखो,
अच्छा, बेसिसिटी जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो वहाँ दो चीज़ों से कंपेयर किया जाता है। एक पहला किया जाता है कि आप गैसियस फेज में देख रहे हो या एक्वस फेज में देख रहे हो, क्योंकि एक्वस फेज में जाने पर चीज़ें बहुत अलग होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट लगते हैं। तो अभी मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा, पहले मैं इन गैसियस फेज डिस्कस कर रहा हूँ। ये याद रखना है, क्योंकि किसमें पूछा जा रहा वो जब तक मेंशन ना हो तब तक आप नहीं बता सकते। इन गैसियस फेज, क्या होगा? देखो, हमने कहा कि जब भी हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये NH3 है वो अपना लोन पेयर दे रहा किसको? प्रोटॉन को। ऐसा ही है। तो जितना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा, उतना अच्छे से ये प्रोटॉन दे पाएगा। समझ में आ रहा? ये लोन पेयर आपके बुक में अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो अनशेयर्ड पेयर मतलब किसी से शेयर नहीं किया गया, तो ये जो लोन पेयर है ये जितना अच्छा अवेलेबल होगा देने के लिए, वो उतना अच्छा बेस। तो अब देखो, मान लो कि यहां पे नाइट्रोजन NH3 में है अमोनिया, और इसको देना है प्रोटॉन को H+, अपना लोन पेयर देना है। इधर हमने लिखा कि मान लो ये CH3 है, इससे यहां पे NH2 ग्रुप लगा है, और इसको भी H+ को अपना लोन पेयर देना है, तो ये वाला लोन पेयर, ठीक है। और इधर हमने कहा कि ये बेंजीन रिंग मान लेते हैं, यहां पे NH2, और इसको भी यहां पे प्रोटॉन को लोन पेयर देना है, ठीक है। ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, और ये भी दे रहा। अब आपसे पूछा जाए कि कहां पे अच्छा डोनेशन होगा, लोन पेयर कौन अच्छे से देगा? जो अच्छे से देगा वो ज्यादा बेसिक होगा। देखो, जब यहां पे आप देखोगे तो जो CH3 है वो +I इफेक्ट लगाता है, तो ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। यहां ना कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है। बट जब यहां पे आओगे तो ये जो लोन पेयर है ये यहां पे रेजोनेंस में है। ये दिख रहा आपको? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है। जब भी पाई बॉन्ड सिंगल या तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, तो वहां पे रेजोनेंस होता है। तो ये लोन पेयर इधर जब रेजोनेंस में आएगा तो उधर देने में, जो मान लो कि अगर अपना 100% दे रहा था, अगर यहां इधर अगर 50% भी आया तो अब उधर केवल 50% दे पाएगा। समझ में आ रहा? इसके कारण इसकी जो बेसिसिटी होती है इससे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जितना अवेलेबल था सारा जा रहा था, जबकि यहां पे इधर रेजोनेंस में आ रहा। क्या हो रहा है यहां पे? रेजोनेंस। तो क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अगर हम कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बेटर होगा लिखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। अगर मैं कह दूं कि ये आपका A है, ये आपका B है और ये C है, तो नाइट्रोजन एटम पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? तो सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है A पे, फिर आपका है B पे, और फिर है आपका C पे। A पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले लगे हैं, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं लगा तो कोई लेने वाला भी नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे ये रेजोनेंस में इधर आ जा रहा, तो वो H+ को नहीं दे पाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि जितना अच्छा लोन पेयर डोनर होगा उतना अच्छा बेस, जितने अच्छे से अपना लोन पेयर दे पाएगा उतना अच्छा बेस हुआ। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पा रहा, तो सबसे अच्छा बेस भी यही होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो याद रखना, गैसियस फेज में कभी भी अगर आप 2, 3, 4 का कंपैरिजन करा रहे हो कि कौन अच्छा बेस है, हमेशा देखोगे कि लोन पेयर कहां पे अवेलेबल है। जहां पे लोन पेयर अच्छे से अवेलेबल होगा वहां पे अच्छा बेस होगा वो, ठीक है।
जो ये वाला पार्ट है, इसको एक तरीके से ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है। देखो ऐसे किया जाता है कि जब NH2 का ऐसे लोन पेयर है ना, तो ये अगर नीचे आया रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा जब, तो देखो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है, इसलिए मैं ये भी डिस्कस कर ले रहा हूं इस तरीके से। ये फिर लोन पे ये जो निगेटिव चार्ज बना, सॉरी, वो यहां पे ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन सेंटर पे चलाएगा। तो यहां पे ऐसा पाई बॉन्ड बना, तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ऐसे दोनों तरफ तीर लगाते हैं। तो यहां पे ऐसे निगेटिव चार्ज बना, यहां पे ऐसे पाई बॉन्ड बना, ये पहले से था, और इधर ये पहले से यहां पे NH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट के इस सेंटर पे चला आया। ठीक, यहां पे निगेटिव, यहां पे इस वाले सेंटर पे यहां पे पाई बॉन्ड बनाया ना, तो ये पाई बॉन्ड, फिर ये, फिर यहां पे NH2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये ऐसे फिर से ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये टूट के इस पे चला आया। और यहां पे लग गया ये NH2। अब कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? तो इसके आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेकिन यही आप मान लो कि जब जो आपका एनिलीन है NH2, ये आपका H+ ले ले, यानी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, उस समय पे क्या होगा? अगर ये लोन पेयर H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तब आपका यहां पे बनेगा एनिलीनियम आयन। क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एनिलीनियम आयन। इसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब ये एनिलीनियम आयन का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, तो अब यहां पे कोई ऐसा लोन पेयर नहीं है जो नीचे आएगा और फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपको याद हो तो बेंजीन का 2 स्ट्रक्चर बनता है, केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो ये पाई बॉन्ड है, इसी को ऐसे मूव करा दोगे तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो ऐसे बनता है। यहां भी देखोगे तो ऐसे पाई बॉन्ड मूव किया है। देखो ये पहले पाई बॉन्ड यहां पे था, दूसरे में यहां पे ऐसे सिंगल बॉन्ड आया है। समझ में आ रहा? यहां अगर देखोगे तो ये पाई बॉन्ड था इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में, जबकि यहां देखोगे तो ये और ये सिंगल बॉन्ड है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर। ठीक, तो यही केवल यहां पे भी बनेंगे कि ये पाई बॉन्ड ऐसे मूव करे, फिर यहां पे ये मूव करे और ये ऐसे मूव करे। ठीक, तो अगर ऐसे मूव कराओगे तो इसका केवल एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, कुछ इस तरीके से, और ये आपका NH3 पॉजिटिव। तो ओनली 2 स्ट्रक्चर बन पा रहे, जबकि जब ये एनिलीन के फॉर्म में था उस समय पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। यहां पे हम क्या लिखेंगे? ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। ठीक है, तो जब वो एनिलीन के फॉर्म में था तब उसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, लेकिन जैसे ही वो एनिलीनियम आयन बनाया, जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तब केवल 2 स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि 5 से वो 2 पे आया। और अगर आपने जीओसी पढ़ रखा होगा तो वहां पे पढ़ाया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड is directly proportional to number of resonating structures. Number of resonating structures
ठीक, तो जीओसी में आपको पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा वो जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है, और उस बेसिस पे हम कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि वो उतना ज़्यादा जो कंपाउंड होता है वो दूसरे फॉर्म में नहीं जाना चाहता। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये वाला जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि जब हम एनिलीनियम आयन बन जा रहा, जब H+ वो एनिलीन ले रहा, तो उस समय पे केवल 2 स्ट्रक्चर बन रहा, तो ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है जबकि ये कम स्टेबल है। तो यहां से कह सकते हो एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। और इससे क्या होगा, अगर एनिलीन ज्यादा स्टेबल है तो वो कभी भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा, जिसके कारण जो अमोनिया से एनिलीन होता है वो बहुत कम बेसिक होता है। सो दैट एनिलीन does not abstract प्रोटॉन फास्टली। ठीक, तो ये याद रखेंगे, जब भी लोन पेयर आपका रेजोनेंस में जा रहा होगा उस समय पे वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने नहीं जाएगा। और इसी बेसिस पे हम कहेंगे कि अमोनिया अल्काइल अमीन, ये कह सकते हो अल्काइल अमीन और अमोनिया आर मोर बेसिक देन एनिलीन और इट्स डेरिवेटिव। जो अमोनिया होता है या अल्काइल जो अमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू एनिलीन, या इसके जो डेरिवेटिव हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होते हैं। जैसे जैसे उसमें ग्रुप जो आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर कैसे बढ़ता है, क्या होता है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट आप एक रफ आइडिया रखोगे कि अल्काइल अमीन या जो अमोनिया होगा वो हमेशा एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक, अच्छा, अब मान लो कि आपको कंपेयर करने को बोला जाए, कंपेयर बेसिसिटी। ठीक है, कैसे करोगे? मान लो कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, किसके किसके बीच में करना है, तो हमने कहा कि एक हमने अमोनिया ले लिया, बी हमने ले लिया CH3NH2 मिथेनमीन, NH3 नहीं होगा, NH2, C हमने ले लिया आपका CH3CH2NH2। ठीक है, और D हमने ले लिया, मान लो बेंजीन रिंग लगा दिया इधर, एनिलीन ही ले लिया NH2, ऐसे। और इन सब में हमसे बोला जाए कि बताओ बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो कैसे बताएंगे, तो वो देखो, यहां पे लोन पेयर को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, यहां पे सपोर्ट करने वाला है ये जो मिथाइल ग्रुप है वो सपोर्ट करेगा प्लस आई इफेक्ट से। ये किससे? प्लस आई इफेक्ट से। यहां पे भी ये ऐसे प्लस आई इफेक्ट से सपोर्ट करेगा, यहां भी प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ। और यहां अगर देखोगे तो ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस हो रहा। अगर रेजोनेंस हो रहा तो फिर ये तो अवेलेबल नहीं है, जबकि ये सब अवेलेबल है अच्छे से, तो डी तो हमेशा पीछे जाने वाला है। क्या होगा? डी हमेशा पीछे होगा, ए बी सी उससे तो आगे ही होने वाले हैं। अच्छा, अब इन दोनों में, अगर इन तीनों में देखा जाए तो इन दोनों को कोई सपोर्ट करने वाला है, जबकि यहां पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इससे आगे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इस बेसिस पे ए आपका इसके बाद होगा। ठीक,
ये दोनों इससे आगे होंगे। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना हो कि ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, वो कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो हम देखेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुश कर रहा, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यहां पे पहुंचाएगा वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक, तो यहां पे अगर आपको याद हो जो प्लस आई इफेक्ट कैसे लगता है, तो 3 कार्बन तक हम सिंगल बॉन्ड से प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन तक है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा कंपेयर टू 1 कार्बन, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इस नाइट्रोजन सेंटर पे, क्योंकि 2 लोग दे रहे हैं, यहाँ पे केवल 1 दे रहा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये जल्दी से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इस कारण से ये ज्यादा बेसिक होगा। तो ये अगर ज्यादा बेसिक होगा तो सी ज्यादा होगा और फिर आपका बी होगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा। ये हमने किस बेसिस पे ऑर्डर निकाला है? ये हमने निकाला है इसका जो नाइट्रोजन है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस बेसिस पे। अच्छा, आपके बुक में ना इसका पीकेवी वैल्यू दे रखा है, तो मैं इसके अलग अलग पीकेवी वैल्यू देखता हूं और फिर उससे हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या इस बेसिस पे हमारा सही आ रहा कि नहीं। तो जो अमोनिया है इसका पीकेवी वैल्यू होता है 4.75, ये मैं पीकेवी वैल्यू लिख रहा हूं 4.75। जो मिथेनामीन है इसका होता है 3.38। जो इथेनामीन है इसका है 3.29। और फिर जो आपका एनिलीन है एनिलीन 9.38। ठीक, अब हम फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि जो बेसिसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेवी वैल्यू के। किसके? पीकेवी वैल्यू के। जिसका पीकेवी वैल्यू जितना कम होगा वो उतना बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा पीकेवी वैल्यू कम कौन सा है? 3.29। यहां से देख पा रहे हो ना, जो बेसिसिटी होगा वो पीकेवी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितना बड़ा बेसिसिटी उतना कम, तो सबसे कम इसका तो सबसे ज्यादा बेसिक, तो सी सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है सबसे कम। उन तीनों में अगर देखेंगे ए, बी और डी में, तो वो 9.38 है, ये 4.75 है, ये 3.38 है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये आएगा तो उसके बाद बी आया, फिर 4.75 और 9.38 में ये कम है तो ये ज्यादा बेसिक होगा, तो आपका ए आया। और सबसे ज्यादा उसका पीकेवी वैल्यू है एनिलीन का, ये एनिलीन का सबसे ज्यादा पीकेवी वैल्यू है, इसलिए इसका जो बेसिसिटी है वो सबसे कम होगा। तो हम देख रहे थे ना कि पीकेवी वैल्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीकेवी वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतना कम होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से निकालते हैं। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि ये सारी चीजें हम गैसियस फेज में कर रहे हैं। अगर आप एक्वस फेज में, हाँ ये भी याद रखना कि ये जो पीकेवी वैल्यू दिया जाता है वो गैसियस फेज में ना देके वाटर फेज में दिया जाता है, एक्वस फेज में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब हम यहाँ पे केवी वैल्यू निकाले थे ना पीछे, कहाँ गया ये, यहां पे केबी क्या था? रेट कांस्टेंट इनटू H2O। तो जब भी केबी वैल्यू निकाला जाता है वो एक्वस फेज की बात कर रहा होता है। जब भी केबी वैल्यू निकालोगे वो एक्वस फेज की बात कर रहा। तो पी केबी भी माइनस लॉग ऑफ केबी है तो वो भी एक्वस फेज में ही बात कर रहा। तो ये वाला जो हम कंपैरिजन किए, ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये, तो ये हम गैसियस फेज में कर रहे हैं। ये हम किस में कर रहे हैं? गैसियस फेज में। क्यों? क्योंकि एक्वस फेज में जाके चीजें बहुत चेंज होती हैं, वो आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक, पर जब हम पी के वी वैल्यू निकाला उससे भी लगभग वो सेम आया, यानी कि जो पी के वी वैल्यू है वो गैसियस फेज को ही यहां पे सपोर्ट किया। पर क्या हमेशा सपोर्ट करेगा? क्या हमेशा जो पी के वी वैल्यू आ रहा वही, उससे जो बेसिक नेचर आ रहा वही जब हम गैसियस फेज में निकालेंगे, क्या वो उन दोनों से सेम होगा? तो ऐसा नहीं है। जब हम बेसिक नेचर देखते हैं गैसियस फेज में और वही बेसिक नेचर देखते हैं एक्वस फेज में, तो चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं वो देखो। उससे पहले ना एक और
एक अच्छा सा एग्जांपल वो देके और तब फिर हाँ, जब भी आपको बिना पीकेवी वैल्यू के आपको से पूछा जाए कि बेसिक नेचर बताओ, कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, अगर पीकेवी वैल्यू नहीं दिया तो आप सिंपल प्लस आई इफेक्ट से, रेजोनेंस से, लोन पेयर कैसे है उसमें निकालोगे। आपको पीकेवी वैल्यू से नहीं लेना देना। आप यही देखोगे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, जहां पे ज्यादा होगा वो बेसिक आप बता दोगे, क्योंकि बिना पीकेवी वैल्यू के आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि वाटर में जाने पे वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट और जो बाकी सॉल्वेंट है उससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो आपको वो सब चीजें जब तक नहीं दी हुई आप नहीं बता पाओगे। हाँ, ये जरूर याद रखना, जब भी आपसे कंपैरिजन करने को बोला जाता है बिना पीकेवी वैल्यू दिए, तो वो उस तरीके से ही उसमें 1 2 3 4 जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो ऐसे दिए रहते हैं कि आप प्लस आई इफेक्ट से या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के नाइट्रोजन पे बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। ठीक, अब देखो, मान लो यहां पे बोला जाए कंपेयर बेसिसिटी, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम वाटर को ऐड करके वाटर में देखेंगे कि क्या होता है। मान लो, जल्दी से देख लेते हैं, ए ऑप्शन आपको दिया है पिरिडीन। आई थिंक आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता होगा, ये होता है, ये क्या होता है, पिरिडीन। बी ऑप्शन मान लो ये आपका दे दिया कुछ ऐसा, ठीक है। और सी ऑप्शन है आपका ये बोर्ड में आपका नहीं आएगा, कभी कभार अगर किसी का दिमाग घुमा तो दे भी सकता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से आ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब इसमें आपसे बोल दिया जाएगा कि इन तीनों में बताओ बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि लोन पेयर कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, लोन पेयर कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ये लोन पेयर है। अब इन तीनों में कंपैरिजन करने के लिए आपको पता होना चाहिए एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, जीओसी पढ़ा होना चाहिए कि कब एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग में ये पाई बॉन्ड आराम से ऐसे मूव कर रहा और ये पूरा रिंग एरोमेटिक होता है। अगर आपने अभी तक जीओसी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा देखना, आगे जाके आपसे शायद 11th में या 12th में पढ़ाया जाता है जीओसी। हो सकता है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई एक बात जीओसी का पूरा लेगा, तो फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे पूरा जीओसी समझाऊंगा तो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये मान के चलना ये अभी एरोमेटिक है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। ये जो लोन पेयर है ये ऐसे रेजोनेंस में जा रहा, तो 2 2 4, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रेजोनेंस में। हाँ, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड के कारण है, तो ये लोन पेयर अवेलेबल है। ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड का क्या मतलब होता है कि पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है, डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड। जिन्होंने अगर जीओसी नहीं पढ़ रखी और नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बोर्ड में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत कम आता है क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर का है। यहां पे अगर देखोगे तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो यहां पे लोन पेयर क्या है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बेसिसिटी आप कंपेयर करो, कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, तो हमेशा याद रखना है जो डीलोकलाइज्ड है यानी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, वो तो देने के लिए रेडी है नहीं, तो ये तो हमेशा कम होगा। जो बेसिसिटी होगा वो हमेशा इसका कम होगा, बी का। यहाँ पे ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, ये आराम से दे सकता है, वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो इस बेसिस पे जब आप कहने जाओगे, उस बेसिस पे आपका ये लोकलाइज्ड है ये डीलोकलाइज्ड है, तो ये लोकलाइज्ड आराम से दे देगा और फिर आपका ये सी है, ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है। बेसिसिटी कैसे निकाला हमने ऐसे निकाला कि यहां पे लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, बस बैठा हुआ है, तो H+ आएगा, आराम से उसको दे देगा।
यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा और इसी लोन पेयर के कारण ये एरोमेटिक है कंपाउंड। यहां पे देखोगे तो ये लोन पेयर बैठा हुआ है पर इसके साथ रेजोनेंस में, ये पाई बॉन्ड के साथ वो रेजोनेंस खेल रहा। ठीक, तो अगर ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा तो देने के लिए अवेलेबल उतना ज्यादा नहीं है जितना यहां पे अवेलेबल है। तो ये देने के लिए ज्यादा अवेलेबल है तो ये ज्यादा बेसिक हुआ, फिर ये, और ये तो देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा, रेजोनेंस में वो भी जा रहा, रेजोनेंस में ये भी जा रहा, पर यहां पे ये जो कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक है, पर ये इसके कारण एरोमेटिक नहीं है। 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां इस लोन पेयर के कारण है, जबकि यहां 3 पाई बॉन्ड के कारण है, यहां भी 3 पाई बॉन्ड के कारण है। तो लोन पेयर से यहां भी कोई लेना देना नहीं, यहां भी कोई लेना देना नहीं है एरोमेटिसिटी के लिए, बट ये रेजोनेंस में जा रहा, ये नहीं जा रहा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू दिस। ये तो बेसिक होगा ही नहीं, ये बहुत ही कम, तो देगा ही नहीं लोन पेयर। क्यों? क्योंकि अगर इधर लोन पेयर देगा तो ये एरोमेटिसिटी इसकी चली जाएगी। तो जब आप जीओसी पढ़ोगे वहां पे आपको खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। जब जीओसी हम चर्चा करेंगे तो वहां भी इसको लेंगे उस क्वेश्चन को। तो अभी ये आप देख लोगे। अच्छा, इन एक्वस फेज अगर देखने जाओ तो क्या होगा? इन एक्वस फेज, अगर आपका एक्वस फेज में बेसिसिटी कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, जब हम एक्वस फेज में जाते हैं ना तो वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट आता है। जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वहां पे केवल प्लस आई इफेक्ट वाले ऐसे लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे थे नाइट्रोजन की तरफ। बट या अगर इसी को अगर आपको समझना हो ना, ऐसे मान लो, पीछे वाले का ही एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं, या यही देखते हैं। जब आप गैसियस फेज में बात कर रहे थे तो CH3NH2 था, ठीक, ये जब H+ लिया तो ऐसे लोन पेयर थे, तो ये बनाया आपका CH3NH3 पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला। केवल ये प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो सकता है। क्या कहा मैंने पहले ये कह रहा था कि ये चूंकि पाई अपना सिंगल बॉन्ड से ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल है बेसिक नेचर के लिए। मान लो जब ये ले लिया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा। कब? गैसियस फेज में। बट जैसे ही ये क्या हो रहा, ये आपका बात है गैसियस फेज में, पर जैसे ही आप एक्वस फेज में आते हो, एक्वस फेज में, अब यहां पे यही CH3NH2 जब H+ लेता है ये, तो आपका बनाता है CH3NH3 पॉजिटिव। अब ये इधर से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से स्टेबलाइज हो ही रहा, इसके साथ साथ जो H2O का मॉलिक्यूल है ना, इसका लोन पेयर, ये इसके साथ ऐसे स्टेबलाइज हो रहा। यहां पे H2O का जो मॉलिक्यूल है इसके साथ ऐसे स्टेबलाइज हो रहा। तो इसी से जब हम एक्वस फेज में जाते हैं तो केवल प्लस आई को नहीं देखते, तब हम वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट को भी देखते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट। और मैंने आपको जब शुरू किया था चैप्टर बताया था कि जो अमीन्स होते हैं 2-3 कार्बन तक, वो तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट उसके आगे वाले सॉल्युबल नहीं होते। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, इन सब में सॉल्युबल होते हैं, ठीक। लेकिन यदि उन्हीं का आप ऐसे सॉल्ट बनाओगे, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं ना 3-4 कार्बन लगा दूं, यहाँ पे CH3, CH2, 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 CH2 ढेर सारा कार्बन लगा के फिर यहाँ पे NH2 कर दूं। अब ये H+ लेगा तो ये तो जैसे हाइड्रोकार्बन है बड़ा सा इधर ही रहेगा और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। और अगर मान लो अगर मैंने H+ के लिए HCl यूज किया है तो यहाँ NH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये एक सॉल्ट बना और ये सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो याद रखना है कि जो अमीन्स होते हैं कितने भी बड़े हों, जो अमीन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, बट उन्हीं का जब सॉल्ट बन जाता है एसिड से रिएक्ट करके NH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऐसे जब बन जाता है सॉल्ट, वो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक।
कैसे सॉल्युबल होता है, तो वो इसी तरीके से सॉल्युबल होता है क्योंकि इस इंटरैक्शन के थ्रू ये स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे यहां पॉजिटिव चार्ज इज stabilized by only plus I इफेक्ट। हम ये कह रहे हैं कि जो गैस फेज में जब हम बात कर रहे थे तो ये पॉजिटिव चार्ज केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा, बट इन एक्वस फेज पॉजिटिव चार्ज on nitrogen atom is stabilized by plus I effect as well as solvation effect। सॉल्वेशन इफेक्ट यानी कि जो H2O मॉलिक्यूल है उससे भी वो स्टेबलाइज हो रहा। तो जब अब हम यहां पे बेसिक नेचर का कंपैरिजन करेंगे ना कि ये इसे लेगा कि नहीं, तब हम सॉल्वेशन इफेक्ट को भी कंसीडर करके करेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जैसे जैसे ये वाला मान लो यहां पे CH3 लगा है, कोई बड़ा सा ग्रुप लगा हो, तब ये H2O को आने में थोड़ी परेशानी होगी, तो वहां पे स्टेरिक इफेक्ट भी देखा जाएगा। तो याद रखना है when we compare basicity in H2O या एक्वस फेज इन H2O या कह सकते हैं एक्वस फेज, देन प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। When we compare basicity in H2O in aqueous phase, then plus I effect, steric effect and solvation effect. Keep in mind. जब भी आप बेसिसिटी एक्वस फेज में कंपेयर करोगे वहां पे हमेशा इन तीनों को देखोगे। ठीक, अच्छा, इसका क्या वो है मतलब सिग्निफिकेंस, वो देखने को कैसे मिलता है? देखो, इन गैसियस फेज में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा आपका 3 डिग्री होता है बेसिक, सबसे ज्यादा आपका 3 डिग्री अमीन। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन सेंटर उन्हें देने वाले होंगे। फिर आपका 2 डिग्री अमीन और तब आएगा आपका 1 डिग्री अमीन। इसका क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा अगर कंपेयर करना हो तो, या यही मैं दिखा दे रहा हूं ना, नाइट्रोजन यहां पे CH2 CH3 मान लिया हमने, यहां पे CH2 CH3 और यहां पे भी CH2 CH3, यहां पे N CH2 CH3, यहां पे H CH2 CH3 और फिर यहां पे
NH2 CH2 CH3। अब देखो ये आपका 3 डिग्री अमीन है, ये आपका 2 डिग्री अमीन है, और ये आपका 1 डिग्री अमीन है। ठीक, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, वो 1 डिग्री है। यहां पे अगर आप जब देखोगे तो यहां से इधर से प्लस आई इफेक्ट, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो ये जो लोन पेयर है खूब अच्छे से देने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे केवल 2 तरीके से प्लस आई इफेक्ट, इधर 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 से लग रहा, और यहाँ केवल एक तरफ से लग रहा। ये समझ में आ रहा ना, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये तीर बना रहा हूं कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे सबसे ज्यादा देने वाले हैं, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल, सबसे ज्यादा बेसिक, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट यही जब आप इसे नोट कर लेना, यही जब आप इन एक्वस फेज बात करते हो, इन एक्वस फेज, एक्वस फेज, तब क्या होता है, तब आपका 2 डिग्री, अच्छा यहां पे भी ना एक ये होता है, व्हेन अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, मिथाइल यानी कि CH3, तब क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा आपका होगा 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, फिर आपका होगा 1 डिग्री अमीन, हाँ सही लिख रहा मैं, 2 डिग्री अमीन, फिर होगा 1 डिग्री अमीन, फिर होगा आपका 3 डिग्री अमीन। मतलब ये आपका 2 डिग्री मतलब NH और यहां पे CH3 CH3, इसमें जब लिखोगे तो क्या होगा CH3 NH2। ठीक, यहां जब लिखोगे तो क्या होगा CH3 N CH3 CH3, ये लोन। ठीक है, अब देखो अगर जब आप गैसियस फेज में कर रहे थे तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री अमीन बेसिक था, लेकिन जैसे ही एक्वस फेज में आए वो सबसे कम हो गया, सबसे ज्यादा 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, लेकिन 3 डिग्री सबसे कम है। ये सबसे आगे था, सबसे पीछे चला गया। ऐसा क्यों हुआ, जब हम मिथाइल की बात करें उस समय पे ऐसा क्यों हुआ कि 3 डिग्री सबसे पीछे चला गया। और अमोनिया अगर बात करोगे ना तो इसके बाद अमोनिया होता है, ये भी याद रखना। ठीक, पीछे वाले में भी इसके बाद यहां पे अमोनिया होता है NH3। ठीक, अब देखो ये सबसे पीछे क्यों हुआ, उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन ये है कि जब सॉल्वेशन इफेक्ट देखने जाओगे ना कि H2O मॉलिक्यूल से कैसे इंटरैक्ट हो रहा, तो ये सबसे कम हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3-3 मिथाइल ग्रुप लगे, तो ये देखने के बाद प्लस आई तो दे रहा, ये प्लस आई इफेक्ट तो लगा रहे, बट जो H2O मॉलिक्यूल है वो इनके पास नहीं पहुंच पाएगा उतने अच्छे से जितने अच्छे से 2 डिग्री में पहुंच जा रहा। तो जब तीनों को स्टेरिक इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट जब तीनों देखोगे तो ये वाला ऑर्डर आता है। ऐसे ही व्हेन, ये तो था जब मिथाइल, व्हेन अल्काइल ग्रुप इज इथाइल यानी कि CH3 CH, जब ये ग्रुप होगा उस समय पे देखो क्या होगा। ठीक, उस समय पे आपका आता है जो ऑर्डर, वो होता है सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन, फिर आपका होता है 3 डिग्री अमीन, और फिर आता है आपका 1 डिग्री अमीन,
और तब आपका अमोनिया NH3। अब आपको लग रहा होगा, मान लो ये इसका स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे बनाऊं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? 2 डिग्री अमीन का मतलब NH, और यहाँ पे ये जो CH3 CH2 है, मैं इसको C2H5 लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा C2H5, और यहाँ पे भी C2H5। 2 डिग्री है तो 2 लगे हैं, 3 डिग्री है तो यहाँ पे NH, H तो नहीं आने वाला, तीनों के तीनों, यहाँ पे N, इधर C2H5, इधर भी C2H5, और यहाँ भी C2H5। जब 1 डिग्री लिखोगे तो क्या होगा? C2H5 और यहाँ पे NH। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था तो यहाँ पे फिर तो उससे भी बड़े बड़े ग्रुप लेंगे, यहाँ तो और स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, पर यहीं पे आता है प्लस आई इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहाँ से यहाँ ज्यादा है, बट प्लस आई इफेक्ट C2H5 ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू CH3। तो जब भी हम बेसिक नेचर एक्वस मीडियम में कंपेयर करते हैं तो हम तीनों को, प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, इन तीनों को माइंड में रख के देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो ये दो जो ऑर्डर हैं ये आपके दे रखे हैं, तो ये आप याद रखोगे। ये आपसे मतलब कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, बट वहां पे मेंशन कर रखा होता है कि हम एक्वस फेज में क्या कह रहे हैं, हम गैसियस फेज में क्या कह रहे हैं। तो जब भी कंपेयर करोगे देख के करोगे कि हमसे पूछा किस में जा रहा। ठीक, अच्छा, ये डायरेक्ट आप एक ऐसे याद रख सकते हो, थ्री डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया गैसियस फेज में, गैसियस फेज। इसका क्या मतलब है कि अल्काइल ग्रुप कुछ भी लगा रहे, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा आपका 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, अमोनिया के सबसे पीछे होगा गैसियस फेज में। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर आपका होगा सबसे ज्यादा 2 डिग्री, इसको पीछे भेज दो, यहां अमोनिया से पहले ही रहेगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर आपका अमोनिया। ठीक, ये आपका मिथाइल के केस में है, मिथाइल। और पूरा बात ये जो होगा वो एक्वस में हो रहा। किस में हो रहा? एक्वस फेज। और एक और ऑर्डर, वो कौन सा? ये 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड देन अमोनिया। ये इथाइल के केस में, जो अल्काइल ग्रुप है, जब वो इथाइल रहेगा तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जब वो मिथाइल रहेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, याद रखना 2 डिग्री हमेशा ज्यादा होगा इन दोनों केसेस में। जब गैसियस फेज की बात होगा उस समय पे हमेशा 3 डिग्री ज्यादा होगा, बट जब भी एक्वस फेज की बात होगा 2 डिग्री ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 है। तो ये आपको याद करके ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि आप बिना डेटा के डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते कि कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, कब सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। इसके आगे अब हम एक और, मान लो बेसिसिटी से कई क्वेश्चन आते हैं इसलिए थोड़ा टाइम हम इनको दे रहे हैं। कंपेयर बेसिसिटी किसका? मान लो यहां पे एनिलीन दिया है और आपका यहां पे OMe दिया है, यहां पे NH2, और
यहाँ पे CHO दिया है, CHO को मैं ना ऐसे लिख दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CH3 दिया है, ऐसे कुछ करके दे रखा है। ये आपका ऑप्शंस हैं A, B, C और D, और इन सबका हमसे बोला गया कि कंपैरिजन कराओ, बताओ बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। कैसे पता करेंगे, इसमें एक और मैं E कर लेता हूं तो एक चीज और कवर हो जाएगा। CHO ही ले रहा हूं मैं मेटा पोजीशन पे, ठीक, और ये आपका ऑप्शन E है। और इसमें हमें बोला गया कि बेसिसिटी कंपेयर कराओ। अब कैसे कंपेयर कराएंगे, हमें ये नहीं बताया गया कि एक को उसमें कराओ गैस में कराओ, तो हमेशा गैस में ही मान के चलना है। मैंने कहा कि जब भी अगर ना दिया हो तो हम केवल ये देखेंगे कि कहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। अब देखो, ये OMe के पास लोन पेयर है। मैंने आपको बताया है कि बेंजीन रिंग के जस्ट ऊपर जो ग्रुप लगा है, जो कार्बन एटम है, जो भी एटम है, उसके पास अगर लोन पेयर हुआ तो वो प्लस एम इफेक्ट, तो ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। यहां कोई नहीं है। अगर उसके जस्ट बगल वाले कार्बन सेंटर या जो भी है, अगर उसके पास पाई बॉन्ड हुआ तो माइनस एम इफेक्ट। यहां पे कुछ भी नहीं है पर हाइड्रोजन है, तो वो क्या शो करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में कार्बन वाले सेंटर पे अगर हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो क्या शो करेगा यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या शो करेगा यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, और मैंने ये बता रखा है कि जो भी एम इफेक्ट होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पे बस लगता है। याद रखना, एम इफेक्ट वर्क्स only on the ortho and para पोजीशन। जो एम इफेक्ट होता है वो केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे वर्क करता है, कभी भी वो मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता। तो ये वाला कहां पे है, ये आपका ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। यहाँ पे ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये भी ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ तो कुछ लगा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है वो मेटा पे लगा है। तो ये वाला जो C डबल बॉन्ड HO है ये तो माइनस एम करेगा, बट ये वाला जो CHO है ये माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे लगा है। ये ऑर्थो या पैरा पे होता तब करता, तो फिर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करके रखेगा, अपनी तरफ अगर ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव बनेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और डेल्टा पॉजिटिव बनने के कारण ये प्लस आई इफेक्ट से माइनस आई इफेक्ट से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा ओनली माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। यहां पे माइनस एम लगा था, बट यहां पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे है। अच्छा, अब मान लो बेसिसिटी हमें दिखाना हो तो क्या, ये प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दिएगा, ऐसे यहां पे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे देखोगे तो ये माइनस एम इफेक्ट से इस
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींच लेगा। इस अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो हमेशा NH2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अगर इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई खींचेगा बाहर तो NH2 से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में खींच जाएगा। तो याद रखना है, अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा तो यहाँ भी बढ़ेगा, इससे अगर बाहर जा रहा तो यहाँ भी घटेगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा ना, इसलिए यहाँ पे बढ़ रहा, ये खींच रहा। यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ऐसे बनाता है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और ये -I से खींच रहा। अब अच्छा, मैंने क्या बोला, बेसिसिटी कंपेयर करते समय हमेशा हम ये देखेंगे कि कहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो किस में सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देने वाले लगे हैं, यहाँ पे भी देने वाले लगे हैं, ये और वो तो ले रहा, तो सबसे ज्यादा तो देने वाले होंगे। पहले कौन कौन दे रहा, तो पहले ये वाला +M से दे रहा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, +M इफेक्ट, तो ये सबसे ज्यादा होगा। B, जो B होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ। अच्छा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा तो ये होगा D। अब यहाँ पे भी ले रहा है, यहाँ पे भी ले रहा, यहाँ पे एटलीस्ट कोई दे नहीं रहा तो कोई ले भी नहीं रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से, इसलिए फिर आएगा A। ठीक, अब कौन सा बचा हमारे पास, हमारे पास बचा C एंड E। C में -M इफेक्ट से लिया जा रहा, वहां पे -I इफेक्ट से, तो हमेशा M इफेक्ट वाला I इफेक्ट से जीतता है। तो क्या होगा, +M से जैसे ज्यादा देते हैं वैसे -M से सबसे ज्यादा लेते हैं, तो यहां से कम लिया जा रहा जबकि यहां से ज्यादा लिया जा रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींचा जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से, जबकि यहाँ पे -M इफेक्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल किया जा रहा। तो यहाँ पे कहाँ ज्यादा बचेगा, यहाँ से जब कम ले रहे हैं तो यहाँ ज्यादा बचेगा, जबकि यहाँ से ज्यादा ले रहे हैं तो कम बचेगा, तो ये वाला ज्यादा हुआ। बेसिक E आएगा, फिर आपका C आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमने किस बेसिस पे किया है। नाइट्रोजन पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल देखते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। कितने टाइम का हुआ ये, 1 घंटा 6 मिनट। ठीक है, ये तो हमारा अमीन वाला पार्ट था कि अमीन का किस तरीके से बेसिसिटी चेक करते हैं। बेसिसिटी के पूरा देख लिया हमने। अब हम देखेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमीन। अल्काइलेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें देखनी है इस चैप्टर में। अल्काइलेशन ऑफ अमीन। अमीन हमने आपको बता रखा है, RNH2 जब अमोनोलिसिस पढ़ा रहे थे, जब भी RH इससे जब रिएक्ट करता है तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है, इसको निकाल देता है, तो ये बन जाता है RNH। एक H को मैं बाहर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इसको R एक और आ गया, और ये पॉजिटिव। अब जो X माइनस है वो जाएगा, इस H+ को ले लेगा, ये बॉन्ड टूट गया। क्या होगा, ये तो आपको रिवाइज ही हो रहा, NH इधर R। ठीक, 1 डिग्री अमीन से 1 डिग्री अमीन से ये 2 डिग्री अमीन बन गया, 2 डिग्री अमीन। तो ये अल्काइलेशन है। अब कितने मोल आपको हाईलाइट दे रखा है, मैं यहाँ कह दे रहा हूं कि ये हमने 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, 1 इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट है, केवल एक बार होगा, और होगा तो ये और रिएक्ट करता जाएगा। ये अब आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। दूसरा है आपका असाइलेशन। असाइलेशन ऑफ, ये नहीं लिखे हो तो लिख लेना, या अगर आप स्क्रीनशॉट या कुछ ले रहे हो तो देख लेना। अच्छा, असाइलेशन ऑफ अमीन। अमीन का असाइलेशन वो कैसे किया जाता है, तो देखो, मान लो RNH2 कोई एक ग्रुप लिया हमने, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, किससे किससे करा सकते हैं वो देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इससे कराएं, या CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड,
इन दोनों में से अगर हम किसी से भी कराते हैं तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे, ये लोन पेयर जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के O पे निगेटिव बनेगा, वो निगेटिव दोबारा आएगा तो Cl माइनस को निकाल देगा। क्या बन जाएगा, ऐसे ही ये लोन पेयर RNH2 में अलग से दिखा दे रहा हूं, ये लोन पेयर देखो इस पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, दोबारा आएगा इधर और इसको निकाल देगा। ठीक, क्या बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा RNH, यहां पे H इस पे पॉजिटिव लोन पेयर दिया है तो, और C डबल बॉन्ड O और CH3। अब आपको पता है इस पॉजिटिव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहां से Cl माइनस निकला है वो आता है H प्लस पे, निकाल लेता है, नाइट्रोजन पे चला आता है ये, तो ये क्या बन जाता है RNH C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे ही बन जाता है। तो जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन का असाइलेशन। क्यों, क्योंकि ये जो COCH3 है इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 CO जो बन रहा ना, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इतने को हम AC बोलते हैं, असाइल ग्रुप। इसको शॉर्ट में AC से दिखाया जाता है। तो कभी कभी ना AC2O लिखा होता है, इसको देखो AC फिर इधर से AC2 और O, तो AC2O का मतलब यही होता है। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे भी RNH2, ये क्या बन जाएगा, ये जब कराओगे R, यहां पे NH और ये C डबल बॉन्ड O CH3 और इसके साथ CH3COOH, CH3COOH ऐसे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा, वो जो O माइनस बनेगा वो यहां से जो प्रोटॉन है ना, जैसे यहां से Cl माइनस इस प्रोटॉन को लिया था, वैसे ही यहां पे CH3COO माइनस जो बनेगा वो माइनस यहां से जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहां पे आएगा उसको ले लेगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन जाते हैं। एक स्टेप करके दिखा दूं, शायद अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसे देखो, ऐसे बनेगा पहले, और CH3COO माइनस CH3COO माइनस, और फिर ये माइनस इस H को लेगा और ऐसे नाइट्रोजन पे आ जाएगा और ये बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3COOH। इस तरीके से असाइलेशन कराया जाता है जो भी अमीन दिए होते हैं उनका। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है कि मान लो कि अगर RNH2 का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराओ, C डबल बॉन्ड O OH, रूम टेम्परेचर पे, किस पे, RT कहीं कहीं अगर लिखा होता है तो समझ जाना कि RT का मतलब होता है, शॉर्ट में लिखा रहता है वो रूम टेम्परेचर। ठीक, रूम टेम्परेचर पे अगर कराओगे तो क्या होगा, तो देखो ऐसा नहीं होगा। ये जो सोचोगे अगर कि ऐसे जाएगा ऐसे आएगा इसको निकाल देगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, सिंपली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो बहुत अच्छा H प्लस डोनर होता है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो इसके H को लेगा, किसको लेगा, इसके H को। ठीक, ऐसे O ऐसे H, ऐसे H को लेगा, ये O नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा R, इसको R डैश बोल दे रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा R और H ले लिया तो NH2 से NH3 लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव इंटू R डैश COO माइनस। ठीक, ये बनेगा सॉल्ट। ठीक, ये रूम टेम्परेचर पे। बट यदि आप इसको हीट करते हो, यदि आप इसको हीट करते हो, हीट नहीं करोगे इतने पे सॉल्ट बन के पड़ा रहेगा, हीट करोगे तब ये बनेगा, ये जो इस पे आके अटैक करता है ना वो R NH और ये C डबल बॉन्ड O R डैश। बट हीट करोगे तभी बनेगा, अगर हीट नहीं करोगे, ये क्या बना है, ये है अमाइड,
अमाइड। ठीक, तो जब तक हीट नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। पीछे वाला देखो, अगर नहीं लिखे हो तो इसे लिख लेना। इसके बाद आपका 1 डिग्री अमीन का कुछ रिएक्शन है। जैसे पहला है आपका टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमीन। ठीक, इसको कहते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट क्या होता है? तो वो होता है जो भी 1 डिग्री अमीन होते हैं ना, RNH2, इसका अगर रिएक्शन कराओगे CHCl3 और इसके साथ बेस भी यूज करते हैं। ठीक, हाँ, 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जा रहा, तब ये आपका बनाता है RNC। CN नहीं, जब CN होता है तो उसे हम साइनाइड बोलते हैं, और जब NC होता है तब उसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये अल्काइल। अगर मान लो CH3 लगाया तो उसे मिथाइल बोलेंगे, CH3CH2 लगाया तो इथाइल बोलेंगे। तो मैं एक जनरल लिख रहा हूं, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक, याद रखना है ये केवल ओनली 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन ये नहीं देते। तो अगर मान लो आपको अमीन दिया जाए, आपसे बोला जाए कि इसे बताओ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या है, तो आप ये टेस्ट करके बता सकते हो कि ये 1 डिग्री है। अगर ये नहीं दे रहा तो 1 डिग्री नहीं है, बट क्या 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश कर सकते हो? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई अमीन को केवल ये चेक कर सकते हो कि ये 1 डिग्री है कि नहीं, इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3H2O प्लस 3HCl ये भी बनेगा। ठीक, तो ये प्रोडक्ट के रूप में लिख लेना। HCl नहीं बच्चों, यहाँ पे पोटेशियम है ना, तो KCl, 3KCl बनेगा। ये पोटेशियम बचेगा ना K, तो ये OH माइनस इधर से ले लेके H2O बनाएगा, बट ये जो K है वो KCl बनाएगा। इसके बाद है आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। देखो, कोई भी आप अमीन, अल्काइल अमीन हम ले रहे हैं, 1 डिग्री अल्काइल अमीन, ये याद रखना है किससे कराया जा रहा है, क्योंकि रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। 1 डिग्री अल्काइल अमीन हमने लिया है, 1 डिग्री अल्काइल अमीन। ये जब आपका HNO2 से रिएक्शन करता है, HNO2, तो ये आपका बनाता है RN2 प्लस Cl माइनस डाइओजोनियम साल्ट, अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक, बट ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल, और ये टूट जाता है। ये याद रखना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या 273 से 278 केल्विन पे, 273 से 278 केल्विन। ठीक, हाँ, ये टूटेगा और टूट के बनाता है ROH, N2 गैस रिलीज होता है, और इसके साथ HCl, यहाँ पे H2O आता है। ये आपको याद रखना है। ये क्यों बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री केवल अल्काइल अमीन है, क्योंकि अभी अराइल अमीन अगर एनिलीन लोगे तो चेंज हो जाता है रिएक्शन। इसलिए जब भी केवल
आपको दे रखा है अगर पेपर में, तो देखना है कि किसके साथ दे रखा है। जब भी यहाँ पे अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है और उसका अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये डाइओजोनियम सॉल्ट बनेगा Rn2 प्लस Cl-, जो कि अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूट जाता है मॉइस्चर के लेके, और ये बनाता है एल्कोहल और फिर N2 प्लस NO2 डाइनाइट्रोजन गैस और HCl। अच्छा, इसी के साथ अगर मान लो कि आपका अराइलअमीन है, एनिलीन है आपका, ये भी 1 डिग्री अमीन ही है, 1 डिग्री अराइलअमीन। नहीं, यहां पे अगर लगाओगे तो ये 1 डिग्री तो नहीं है इस कार्बन से, तो नहीं सॉरी, सही है 1 डिग्री, ये भी अराइलअमीन है। ठीक, नाइट्रोजन में 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे नहीं देखा जाता कि वो जो कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगे, नहीं, नाइट्रोजन पे कितने कार्बन लगे इससे देखा जाता है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अराइलअमीन। अब इसका अगर आप रिएक्शन कराते हो HNO2 से, कितने में, 0 डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तब ये बनाता है आपका यहाँ पे फिर से N2 प्लस एंड Cl-। ये है बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट। जैसे वो अल्काइल लिख रहे थे तो इसको हम लिखते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, और ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है। ठीक, तो अभी इसके बहुत सारे रिएक्शन हैं, बनते कैसे हैं ये अगले हम रिएक्शन में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वाला केवल यहाँ पे इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन आप बेंजीन से कराते हो, यानी एनिलीन से, जिसे नाइट्रोजन NH2 ग्रुप के साथ अगर बेंजीन रिंग जुड़ा है, तब जो डाइओजेनियम सॉल्ट बनता है वो स्टेबल होता है। एक बात ये याद रखना है कि HNO2 के लिए ना, ये HNO2 लिखा हो या NaNO2 के साथ HCl लिखा हो, ये दोनों मिलके भी HNO2 ही देते हैं। अगर देखोगे तो HNO2 फिर NaCl सॉल्ट बन जाता है। पीछे वाले में भी याद रखना है कि HNO2 लिखा हो या NaNO2 प्लस HCl ये लिखा हो, इन दोनों में से कोई भी लिखा हो, इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन अगर करेगा तो यही बनाएगा। इसके आगे जो आपका रिएक्शन है वो अब टेस्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का टेस्ट। जैसे अल्कोहल में आपका ल्यूकॉस टेस्ट था, वैसे ही यहाँ पे हाइजेनबर्ग टेस्ट होता है, जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है। और इसके बाद आपका और भी कई अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, या अभी डाइओजेनियम सॉल्ट के ऊपर, ये डाइओजेनियम सॉल्ट कहो या डाइओजेनियम क्लोराइड कहो, यहाँ पे भी बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट या क्लोराइड, इसके ऊपर जो रिएक्शन होंगे अभी कई बनते हैं। जैसे साइड में रिएक्शन अगर आप पढ़ने जाओगे, जब हम फर्स्ट वाला चैप्टर डिस्कस किए थे तो वहाँ पे भी हमने बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट का पूरा रिएक्शन कराया था। तो वो सब रिएक्शन हम फिर से यहाँ पे एक बार देखेंगे, तो वो हो सकता है कि कल या उसके अगले वाले लेक्चर में आएगा। तो ये वाला लेक्चर आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। अगले लेक्चर में आप कोशिश करोगे कि पूरा रिवाइज करके आओगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये लेक्चर हम वहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।